हेलो क्लास। गुड इवनिंग। ये हमारी वर्णमाला की दूसरी क्लास है। वर्णमाला ये इसकी दूसरी क्लास है। कल हमने देखा कि वर्ण क्या है। तो हमने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट। हमने कहा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, और इस ध्वनि को ही हम क्या कह रहे हैं? वर्ण। ये हमने कल जाना है और लिखा है। इससे आगे हमने कल जाना है कि जो ये वर्ण है ये ध्वनि का लिखित रूप है। कैसा रूप है? लिखित रूप। और जो ये ध्वनि है ये वर्ण का क्या है? मौखिक रूप है। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण। और वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि। ठीक है, ये बात हमने कल जानी थी। आज हम लिखेंगे वर्णमाला या वर्णमाला किसे कहते हैं, और आप लिखेंगे कि वर्णमाला है क्या। ठीक है, तो वर्णमाला में आपने शायद परिभाषा भी लिख दी है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला क्या है लिखेंगे आप लोग? वर्णों के व्यवस्थित समूह। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कैसा समूह? वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और एक परिभाषा इसकी दूसरी है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्णों का क्रमबद्ध रूप। आप क्या? वर्णमाला कहलाती है। अब व्यवस्थित समूह किस प्रकार से? जैसे आपने देखा होगा, हम लिखेंगे अ। ठीक है, तो अ के बाद जैसे हम वर्ण में लिख रहे थे, तो वर्ण में क्या लिख रहे थे हम लोग? अ, क, र। यानी वर्ण में क्या है? व्यवस्थित नहीं था, सभी वर्ण है। लेकिन वर्णमाला लिखते समय, यानी वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ के बाद हम लिखेंगे आ, फिर लिखेंगे छोटी ई, फिर लिखेंगे बड़ी ई, फिर लिखेंगे उ, छोटा ऊ, फिर लिखेंगे बड़ा ऊ, फिर लिखेंगे री, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे आई। ठीक है, फिर लिखेंगे ओ, फिर लिखेंगे औ, फिर आप लिखेंगे अंग, और फिर लिखेंगे अह। ठीक है, इतना हमने जान लिया है कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। अब हम कोशिश करेंगे पूरे वर्णों की लिखने की कि वर्ण हैं क्या, कौन कौन सी वर्णमाला में क्या कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो आप लिखेंगे क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण। एक दूसरा होता है ड, और एक होता है ढ। ये आपके द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं इनको। आगे देखेंगे हम प,
फ ब भ म। इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग य र ल व। ठीक है। अब आप लिखेंगे आगे स स स ह अक्ष त्र ज्ञ और स। ये आप लोगों की वर्णमाला है। ठीक है, ये आप लोगों के वर्णमाला है। अब इसके आगे आप लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या होती है 52। यानी जो ये वर्ण हैं, ये टोटल अगर आप इनको गिनोगे तो टोटल कितने होंगे? 52। ठीक है, तो हम लोग वर्ण जान चुके हैं, वर्णमाला जान चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जानने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे आप लोग वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आप लोग लिखेंगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? तो एक लिखेंगे आप लोग स्वर और दूसरा लिखेंगे आप लोग व्यंजन। ठीक है, आप लोग लिखेंगे, एक लिखेंगे आप लोग स्वर और दूसरा लिखेंगे आप लोग व्यंजन। ठीक है, तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे स्वर की, कि स्वर है क्या। तो जी आप कहते हैं कि स्वर क्या है? तो स्वर में लिखेंगे आप लोग स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। कि हम स्वर किसे कहेंगे? कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण आपके क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे आप लोग स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि 11 स्वर कौन कौन से हैं जी? तो हम लिखेंगे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ऊ, आओ। ये आप लोगों के 11 स्वर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 की स्वरों की संख्या जी कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अब इससे आगे लिखेंगे
आगे आप जानेंगे, स्वर में आगे लिखेंगे आप लोग, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। आप लोग लिखेंगे मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, यानी जो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे दो प्रकार के। एक होगा आप लोगों का लघु स्वर, और दूसरा होगा आप लोगों का दीर्घ स्वर। आगे हम लोग जब स्वरों का वर्गीकरण को जानेंगे तो इन चीजों को हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे कि स्वरों का जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी इतना समझे कि मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है लघु स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है। अब लघु का मतलब होता है छोटा। इतनी बात आप लोग जान लेना कि जो लघु है, लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यानी जिन स्वरों के उच्चारण करते समय कम समय लगता है वो आप लोगों के कहलाएंगे लघु स्वर, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय लघु स्वरों से ज्यादा समय लगे उसको कहेंगे हम दीर्घ स्वर। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब आपके पास एक नया टॉपिक है स्वरों की मात्रा। हम लोग स्वर जान चुके हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब हमारे पास नया टॉपिक है स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा, ठीक है। स्वरों की मात्रा में आप लोग लिखेंगे जैसे आपके पास स्वर हैं, स्वर कौन कौन से आप लोगों के, जैसे हो गया अ, आपके पास हो गया आ, आपके पास हो गया छोटी ई, आपके पास हो गई बड़ी ई, आपके पास हो गया छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री हो गई आपके पास हो गया ए, आपके पास हो गया आई, ऊ, आओ, और आपके पास हो गया अंग, और आपके पास हो गया अ। ये आप लोगों के पास हो गए स्वर। ठीक है। अब इनकी मात्राएं किस प्रकार की होंगी, और ये आपके जो व्यंजन हैं जब आप लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन, मैंने कहा ना कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो आपने कहा एक होता है जी स्वर और एक होता है जी व्यंजन। तो जब आप लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो स्वरों का व्यंजन के साथ किस प्रकार से मेल होता है, ये आप लोग जब व्यंजन पढ़ेंगे तब इसके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। अब ये आप लोग देखिएगा कि व्यंजनों में इन मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। लेकिन आ की मात्रा होती है इस प्रकार से, एक डंडा। जैसे हम लोग लिख रहे हैं एक व्यंजन क, तो इसमें आ की मात्रा किस प्रकार से लगेगी, ये बन जाएगा का, ठीक है। अब आपको पता है कि जो छोटी ई की मात्रा होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो व्यंजन में इसका प्रयोग कैसा होगा, छोटी की। बड़ी ई की मात्रा का इस प्रकार से लगाते हैं तो ये हो जाएगी बड़ी की। ऊ की मात्रा का प्रयोग कुछ इस तरह से करते हैं तो ये हो जाएगा छोटा ऊ की ऊ। देख रहे हैं आप लोग।
फिर इस प्रकार से बड़ा ऊ देखेंगे ए, तो इसमें ये रहेगा उ। फिर री के मात्रा का प्रयोग कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे तो ए हो जाएगा ए, ठीक है। और ए की मात्रा लगती है ए डंडा ए, तो इसमें आ जाएगी के। इसी प्रकार से आई की दो मात्राएं तो हो जाएंगी इस प्रकार से, इसका एक डंडा और एक मात्रा, तो इसके लिए को, ठीक है। और इसका भी इस प्रकार से, और इसके होगा इस प्रकार से, तो ये लगेगा ऐसे, और इसका होगा इस प्रकार से, तो ये लगेगा ऐसे। अब शब्द में इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, ये आप लोग आगे जानने की हम लोग क्या है कोशिश करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग आगे, इतना आप लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। अब लिखिए आप लोग, जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वरों का वर्गीकरण। आप लोग लिखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। आप लोग लिखेंगे, नया टॉपिक है आपके पास, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप लोग नंबर 1, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला लिखेंगे ह्रस्व स्वर, पहला लिखेंगे आप लोग ह्रस्व स्वर। दूसरा लिखेंगे आप लोग दीर्घ स्वर, और तीसरा लिखेंगे आप लोग विलुप्त या लुप्त स्वर, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त या लुप्त स्वर, ठीक है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में कि ह्रस्व स्वर है क्या, ठीक है। आपने कहा है कि स्वरों का वर्गीकरण करते समय आपने लिखा है कि उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर या लुप्त स्वर, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास स्वर होगा वो है ह्रस्व स्वर, कि ह्रस्व स्वर जी क्या होता है ह्रस्व स्वर। अब इसमें ह्रस्व स्वर हम किसे कहेंगे, लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण करते समय कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
यानी कहने का तात्पर्य है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम कम समय लगता है, यानी जब हम उनको उच्चारण करेंगे और उनको बोलते हुए हमें कम समय लगता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। आगे लिखेंगे, इनकी संख्या इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, इनकी कितनी संख्या होती है? 4 होती है। कौन कौन से स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं? तो आप लिखेंगे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपकी री। ये आप लोगों के ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको उच्चारण करते समय आप लोग जब मुंह से इनका उच्चारण करेंगे तो कम समय लगता है। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ह्रस्व स्वर। ठीक है, आपने परिभाषा लिखी है ह्रस्व स्वर की कि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपकी री। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे। आगे हम लिखेंगे, हमारे पास दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर। दूसरा जो हमारे पास स्वर है वो है दीर्घ स्वर। मैंने इतने से पहले आप लोगों को बताने की कोशिश करी है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। अब इसमें लिखेंगे कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय अधिक समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमको क्या है? अधिक समय लगता हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है।